हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे गाउस लॉ। गाउस लॉ को समझने से पहले अपन थोड़ा सा सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को अच्छे से समझेंगे ताकि गाउस लॉ समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड एंगल से। एक्चुअली जो सॉलिड एंगल है वो नॉर्मली अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये एंगल 3D में होता है। ठीक है, जैसे अपन नॉर्मली बात करें तो ये मान लीजिए एक सर्कल है, तो ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो ये एंगल होते हैं इसको अपन प्लेन एंगल कहते हैं। ये प्लेन एंगल है। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मैं स्फेयर लेता, ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे स्फेयर ले रहा हूँ, तो स्फेयर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जब भी अपन एंगल बनाएंगे तो एंगल इस प्रकार से इसमें से एक कोण निकालना पड़ेगा अपन को। और ये जो कोण है, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है इस कोण की वजह से, इस एंगल को अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल। और ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल 2D में होता है। ये जो दो इसकी जो रेडियस की यहाँ पे और यहाँ पे जो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन के बीच में ये जो बन रहा है इसको अपन प्लेन एंगल बोलेंगे। जबकि जो सॉलिड एंगल है वो 3D में बनता है, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको काट के निकालेंगे इसमें से, तो पूरा इस वाले पोर्शन का एक वॉल्यूम निकल रहा है। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसको अपन सॉलिड एंगल कहते हैं। अब प्लेन एंगल की क्या डेफिनेशन होती है, तो प्लेन एंगल की ये डेफिनेशन होती है कि प्लेन एंगल जो होता है वो इक्वल होता है यहाँ से यहाँ तक जो इसके आर्क की लेंथ है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी आर्क ले रहा हूँ, ए बी ले लिया, तो अपन को लेनी है आर्क लेंथ ए बी, और उसमें इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, तो रेडियस से डिवाइड करना है। तो ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है। इन दोनों लेंथ का जो रेशियो होगा उसको अपन प्लेन एंगल कहते हैं। आर्क अपॉन रेडियस जो होगा वो प्लेन एंगल होगा। सॉलिड एंगल में क्या होगा, अपन को जैसे ये रेडियस आर है और ये वाला जो सेक्शन है, इसमें जो ये स्फेरिकल टाइप का ये जो सेक्शन है, इसका एरिया मान लीजिए एस है। ठीक है, एस क्या है, इसका एरिया है। तो सॉलिड एंगल जो होगा उसकी डेफिनेशन ये होती है कि सॉलिड एंगल यहाँ पे जो है वो इक्वल टू है ये जो एस एरिया है अपॉन आर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा फर्क है इन दोनों में। प्लेन एंगल में क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होती है, और सॉलिड एंगल है तो सॉलिड एंगल में होता है इसका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं पूरे की जो इसका जो प्लेन एंगल है, पूरे सर्कल का मेरे को प्लेन एंगल निकालना है, मान लीजिए कितना है, तो पूरे सर्कल की लेंथ लेनी पड़ेगी। और पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2πr। तो ये आर्क लेंथ हो जाएगी। अगर पूरा सर्कल लेंगे तो ये 2πr हो जाएगी, और नीचे क्या है आर। तो पूरे सर्कल के लिए जो एंगल होता है वो हो जाएगा 2π। इसीलिए अपन कहते हैं कि प्लेन में जो सर्कल बना है उसका फुल एंगल जो होता है वो 2π होता है। जबकि अगर इसकी बात करें तो सॉलिड एंगल पूरा एक जो स्फेरिकल जो शेप है उस पूरे का सॉलिड एंगल कितना रहेगा, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया लेना है। पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, अपॉन में करेंगे अपन आर स्क्वायर, तो ये पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल होता है 4π। यहाँ पे ये जो 2π है इसको रेडियन में नापा जाता है, जबकि ये जो 4π है इसको स्टेरेडियन में नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फुल सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो 4π स्टेरेडियन होती है, जबकि फुल प्लेन एंगल की वैल्यू जो होती है वो 2π रेडियन होती है। एक और चीज़, यहाँ पे ये जो एरिया है वो एरिया जो अपन ने लिया है एस, ये एरिया इस आर के परपेंडिकुलर है। इस मतलब एरिया के ऊपर कहीं भी अपन देखेंगे तो आर जो है इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई शेप है और यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट से अपन एंगल मेज़र कर रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से मैंने सरफेस काट लिया एक, ये मान लीजिए ऐसा एक मैंने सरफेस काट लिया, और इस तरह से मैं कोई एंगल मेज़र कर रहा हूँ
और ये वाला एंगल मेरे को 3D में देखना है, यानी स्टेरेडियन में नापना है, तो फिर मेरे को ये वाला एरिया नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये एरिया जो है आर के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये यूज में न लेकर वह एरिया लेंगे जो आर के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाला एरिया अपन को लेना पड़ेगा। तो इसमें जब भी ये वाला एंगल निकालना है तो अपन को ये वाला एरिया लेना है, भले इसका एरिया यहाँ पे, लेकिन अपन को ये वाला एरिया लेना है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर इस डायरेक्शन में था ये, और इसके बीच में थीटा एंगल था, तो अपन को यहाँ पे ये एस की डायरेक्शन थी, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसके एरिया की डायरेक्शन ये थी, तो इधर वाला ये वाला जो एरिया अपन लेंगे, ये वाला एरिया अपन को लेना होगा एस कॉस थीटा लेना होगा। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल वो हो जाएगा, सॉलिड एंगल होगा यहाँ पे, एरिया लेना है अपन को ये एस कॉस थीटा, और साथ ही रेडियस जो है वो अपन को ये वाली रेडियस लेनी पड़ेगी, यानी आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में सॉलिड एंगल इस प्रकार से निकालेंगे। तो अपन को ये देखना है कि जो सरफेस एरिया है वो कैसे आर के परपेंडिकुलर है, तो सीधा सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर कर लो, इससे यहाँ पे जो सॉलिड एंगल ट्रेस हो रहा है वो स्टेरेडियन में आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे अगर कोई एरिया इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा है तो अपन को एरिया और रेडियस के बीच में जो एंगल है उसके अनुदिश अपन को ये एस की डायरेक्शन लेनी होगी, तो ये एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एस कॉस थीटा को आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया है और इसी एरिया को काम में लेना है। तो इस प्रकार से अपन कोई भी सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। ये जो सॉलिड एंगल निकलेगा इसकी यूनिट जो होगी वो स्टेरेडियन होगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो प्लेन एंगल होता है उसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन जितने भी सॉलिड एंगल है उसको अपन इस ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं। ओमेगा जो है वो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। ओके, अभी अपन चालू करते हैं गाउस लॉ। ओके, देखो गाउस लॉ क्या है। गाउस लॉ के अंदर गाउस लॉ का यूज जो होता है फ्लक्स को निकालने के लिए होता है, ठीक है। और फ्लक्स को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि फ्लक्स जब भी अपन को निकालनी होती है तो फाई होती है ई एस कॉस थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं ई डॉट एस। तो ये फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन को जो है ई आसानी से नहीं निकल पाता, या एच जो होता है उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई एरिया इस प्रकार से होता है कि वहाँ पे ई और एस दोनों में बहुत सारे पेयर बन जाते हैं, सबको फिर सॉल्व करो फिर ऐड करो। तो उसके लिए क्या करता है, गाउस का जो लॉ है वो अपन को इजीली फ्लक्स फाइंड करने में मदद करता है। तो गाउस के लॉ की हेल्प से अपन इजीली फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अपन गाउस लॉ को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में जो गाउस लॉ है उसको अपन प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक मान लीजिए कोई चार्ज है Q1 है, ये इस जगह पड़ा है, और यहाँ पे कोई चार्ज है मान लीजिए Q2 है, यहाँ पे कोई चार्ज है मान लीजिए Q3 है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे चार्ज है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, मान लीजिए Qn चार्ज है, ये Qn चार्ज है। इसी तरह से बहुत सारे चार्ज है यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 Qn अप टू Qn चार्जेज है। अब मेरे को जो है इन सभी चार्जेस की वजह से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। जनरली क्या होता है, जैसे एक कोई चार्ज है तो उसकी वजह से खुद की फ्लक्स निकलेगी, इसके पास में दूसरा चार्ज रखोगे तो इसकी भी फ्लक्स निकलेगी, ठीक है। तो जब बहुत सारे चार्ज होंगे तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स होगी और वो सभी फ्लक्स मिलेगी, तो अपन को नेट फ्लक्स निकालनी है। इसमें नेट फ्लक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके चारों ओर इस प्रकार से एक सरफेस मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर से अपन को टोटल कितनी फ्लक्स निकल रही है वो निकालनी है। सरफेस किस प्रकार से लेना है, सरफेस इस प्रकार से लेना है कि ये जितने भी जो चार्जेस है वो सारे उस सरफेस के अंदर बंद हो जाए, यानी इस सरफेस को अपन जो है एक स्फेरिकल शेप का एक स्फेयर मान सकते हैं और सारे चार्ज उस स्फेयर के अंदर है ऐसा मान सकते हैं, या फिर कोई सा भी बड़ा बॉक्स मान सकते हैं। ये जो डैश डैश बनाया मैंने
ये कोई भी बड़ा सा बॉक्स भी मान सकते हैं, उसके अंदर सारे चार्ज मान सकते हैं, या स्फीयर मान सकते हैं, या ऐसा कोई भी रैंडम शेप अपन मान सकते हैं। सारे चार्ज उसके अंदर अपन को पुट करना है। अब ये जितने भी चार्जेस है, इन सभी चार्जेस की वजह से अपन को टोटल फ्लक्स निकालनी है जो इस वाली बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर आ रही है, या इस वाली बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर जा रही है। यानी इस बाउंड्री से आने या जाने वाली टोटल फ्लक्स कितनी है वो अपन को निकालनी है। हो सकता है कुछ चार्ज पॉजिटिव हो, उसकी वजह से फ्लक्स बाहर की तरफ जाए, कुछ चार्ज नेगेटिव हो, उसकी वजह से फ्लक्स अंदर की तरफ जाए। तो इन सब के कारण जब टोटल अपन को फ्लक्स निकालनी है तो उसके लिए गाउस ने एक लॉ दिया है, जिसे गाउस का लॉ कहते हैं। गाउस के लॉ के अनुसार इससे रिलेटेड जो टोटल जो फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स होती है इस पूरे सरफेस के अंदर टोटल चार्जेस और अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल होती है। ये है गाउस का लॉ। यहाँ पे सबमिशन Q का मतलब है इसके इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेज है, यानी Q1, Q2, Q3 जो भी है अप टू Qn, जितने भी चार्जेज हैं उन सभी चार्जेस का एलजेब्रिक सम करना है। ठीक है, एलजेब्रिक सम करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, नेगेटिव चार्ज है उसको नेगेटिव साइन के साथ लेना है, यानी प्लस माइनस में हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो चार्जेस हैं इन सबको जोड़ के नेट चार्ज निकालना है। उस नेट चार्ज के अंदर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, तो इससे ये जो सरफेस है इससे टोटल फ्लक्स निकल जाएगी। अब ये जो सरफेस है ये एक अपन यहाँ पे एक इमेजिनेशन है, मतलब ये सरफेस अपन ने खुद ने इमेजिन किया है। तो इस प्रकार के ऐसे जो सरफेस अपन इमेजिन करते हैं इन सरफेस को गाउसियन सरफेस कहते हैं। तो ये वाला सरफेस कैसा सरफेस कहलाएगा? गाउसियन सरफेस। अब गाउसियन सरफेस से टोटल कितनी फ्लक्स निकलती है? तो अपन ऐसे कहेंगे द टोटल फ्लक्स फ्रॉम गाउसियन सरफेस विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इसके अंदर जो भी है वो लेना है और एप्सिलॉन नॉट से इसको डिवाइड करना है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जितनी भी फ्लक्स है वो अपन को मिल जाएगी। ये गाउस का लॉ है। इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 पाई को इधर भेजूँ तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो अपन जो है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं 4 पाई के। तो ये जो फॉर्मूला है वो उसको अपन इस प्रकार से भी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह अपन लिख लेते हैं 4 पाई के, और ये टोटल चार्ज जो है वही है। तो इस तरह से भी अपन गाउस के लॉ को लिख सकते हैं। अब इसके जो भी गाउस का लॉ है इसको अपन प्रूव करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता। गाउस के लॉ को प्रूव करने के लिए अपन मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, Q चार्ज है, और इससे रिलेटेड अपन को टोटल फ्लक्स निकालनी है। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए मैंने एक सरफेस मान लिया। ये जो सरफेस माना है इसको अपन गाउसियन सरफेस कहेंगे। ये इमेजिनरी सरफेस है और इस सरफेस से टोटल कितनी फ्लक्स बाहर निकल रही है वो फ्लक्स अपन को देखनी है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक गाउसियन सरफेस मैंने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे अपन इस गाउसियन सरफेस के ऊपर अपन एक छोटा सा एरिया एज्यूम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एरिया एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन इस साइड में, ये एरिया की डायरेक्शन है, और एरिया की वैल्यू जो है अपन कम एरिया है तो ds ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको अपन r मान लेते हैं। और ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच में जो एंगल है वो अपन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को इससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई एक सॉलिड एंगल मान लिया, जो इस छोटे से एरिया के कारण यहाँ पे मैंने एक सॉलिड एंगल मान लिया, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल सॉलिड एंगल है वो मैं मान लेता हूँ d ओमेगा, क्योंकि ये जो एरिया है
इस एरिया से इस टाइप से अपन एक कॉन काट सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कॉन हो जाएगा इसमें, इस तरह से ऐसा एक कॉन हो जाएगा। और इस कॉन की वजह से यहाँ पे छोटा सा एरिया है जिस एरिया की वैल्यू है ds, और यहाँ पे ये छोटा सा कॉन है, ये सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल है तो इसको अपन d ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये d ओमेगा यहाँ पे सॉलिड एंगल है। अब अपन को इससे टोटल फ्लक्स निकालनी है। तो फ्लक्स क्या होती है, इस एरिया से कितनी फ्लक्स निकलेगी, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इस एरिया से निकलने वाली जो फ्लक्स हो जाएगी वो हो जाएगी E डॉट ds, क्योंकि स्मॉल एरिया ले रहे थोड़ी सी फ्लक्स आएगी, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं E ds की जगह ds और डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो इस तरह से ये आ गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो E की अगर बात देखें कि यहाँ पे E कितना है, तो इस जगह पे E की जो वैल्यू रहेगी वो रह जाएगी KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और बचा क्या, ds cos थीटा। तो इस प्रकार से इस जगह पे टोटल फ्लक्स कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब मेरे को मान लीजिए पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालनी है, तो पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो टर्म्स दी हुई है इस टर्म का अपन इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इस प्रकार से पूरे सरफेस से रिलेटेड जो जो भी फ्लक्स है वो आ जाएगी। तो मैं इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। ये पूरा जो सरफेस है क्लोज सरफेस है, इसलिए अपन इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के जो इंटीग्रेशन होते हैं उसके इंटीग्रेशन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अपन एक इंटीग्रेशन का साइन बना लेते हैं और उसके ऊपर इस प्रकार से एक छोटा सा बबल बना लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये क्लोज सरफेस है। तो इसका मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहाँ पे KQ और आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है इस एरिया के लिए, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा KQ कांस्टेंट है तो KQ को मैंने बाहर ले लिया, इसके अंदर बच गया ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ds cos थीटा क्या है, तो ds cos थीटा ये अगर ds है तो ds cos थीटा ये आएगा, ये ds cos थीटा आ गया। अब ये ds cos थीटा आ गया और ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर आ रहा है, यानी एरिया बाय आर स्क्वायर। अगर एरिया बाय आर स्क्वायर आता है कहीं पे तो उसको अपन सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये बन गया सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना इसके ऊपर बन रहा है, तो ये यहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा था d ओमेगा। तो इस प्रकार से इसकी जगह मैंने सॉलिड एंगल लिख लिया ये। अगर ये पूरे सरफेस के लिए, तो पूरे सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होता है, तो पूरे सरफेस का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई के इक्वल। कितना होगा, 4 पाई के इक्वल, क्योंकि जैसे अपन स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का पूरा फुल सॉलिड एंगल होता है, यानी चारों ओर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस है r, तो रेडियस का स्क्वायर करना है। तो पूरे स्फेयर का फुल एंगल कितना होता है, फुल सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी इस पूरे शेप का फुल जो एंगल होगा वो हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये हो जाएगा KQ और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गाउस लॉ आ गया। अब यहाँ पे K की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q यहाँ पे है ही है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो फाई की वैल्यू मिल गई यहाँ पे Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से अपन गाउस के लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो गाउस का लॉ यही कहता है कि कोई भी चार्ज जो है जो गाउसियन सरफेस के अंदर है वो चार्ज, और उस चार्ज को अगर अपन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर ले तो उस गाउसियन सरफेस से निकलने वाली टोटल फ्लक्स अपने पास आ जाएगी। ओके, थैंक यू।